Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Protex अड्डा। दोस्तों आज हमारी क्लास नंबर 31 सैलरी की है, क्लास नंबर 13, और आज हम करने के लिए जा रहे हैं वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आज हम पहुंच चुके हैं परक्विजिट्स के पास। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, परक्विजिट का मतलब ये होता है कि जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ चीज दे काइंड में, बट वो पैसा ना दे, वो कोई सुविधा दे, तो वो जो सुविधा होती है ना, दैट इज कॉल्ड बी अ परक्विजिट। उसी सुविधा को क्या बोलते हैं हम? परक्विजिट बोलते हैं। वो सुविधा किसी भी फॉर्म में हो सकती है। वो सुविधा क्रेडिट कार्ड की फॉर्म में भी हो सकती है, वो सुविधा क्लब की मेंबरशिप फीस दिला के भी हो सकती है, वो सुविधा जिम की भी हो सकती है, वो सुविधा घर की भी हो सकती है, वो सुविधा बंगलों की भी हो सकती है, कोई नौकर चाकर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, पानी, कार, स्कूटर, बैलगाड़ी, किसी भी चीज की हो सकती है। तो जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई सुविधा प्रोवाइड करवाता है तो उसे हम बोलते हैं परक्विजिट। और आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता दूं कि परक्विजिट को डिफाइन किया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 के अंदर। देखिए, जब हमने सेक्शन नंबर 15 पढ़ा था तो वो था, एक बार ना मैं सेक्शंस की रिवीजन करवा रहा हूं ताकि मैं ये बता पाऊं कि परक्विजिट को कहां पर डिफाइन किया गया और क्यों डिफाइन किया गया। दोनों चीजें बताऊंगा मैं आपको, सुनिए। सेक्शन 15 में हमने ये पढ़ा कि अगर दो लोगों के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है तो ऐसे में एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कुछ भी देता है वो सब सैलरी एड में टैक्स हो जाता है, पढ़ा था। और ड्यू बेसिस और रिसीट बेसिस विच एवरेज अर्लियर के आधार पर होता है। फिर हमने दूसरा अपने पास क्या पढ़ा था? हमने सेक्शन नंबर 16 पढ़ा। 16 के तीन चीजें पढ़ी हमने। सेक्शन 16 क्लॉज 1 है, दैट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन। जितनी आपकी नेट सैलरी है या ग्रॉस सैलरी है या 50,000 विच एवरेज लोअर की आपको क्या मिल जाती है? डिडक्शन मिल जाती है, जिसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन नाम से जानते हैं। फिर सेक्शन 16 क्लॉज 2 जो किसके लिए होती है? एंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए होती है। एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो डिडक्शन होती है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को दी जाती है। कितनी? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। पहला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव ₹5,000 और 1/5 ऑफ द बेसिक पे। तीसरा हमारा सेक्शन 16 क्लॉज 3 दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। यदि प्रोफेशनल टैक्स की पेमेंट की जा रही है पेड बेसिस पर आप कर रहे हैं तो जितना आपने पे किया वो या 2,500 विच एवरेज लोअर की आपको सेक्शन 16 क्लॉज 3 एज अ प्रोफेशनल टैक्स से डिडक्शन मिल जाएगी। तो सेक्शन 15 हो गया, 16 हो गया। अब आ जाओ 17। जब हम सेक्शन 17 की बात करते हैं तो उसको भी तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, 17(1), 17(2), 17(3). 17(1) में सैलरी को डिफाइन किया गया। आपको याद होगा सैलरी के अंदर वेजेस, एन्युटी, पेंशन, ग्रेचुटी, लीव इनकैशमेंट, सेक्शन डी, सीसीडी और अग्निवीर के लिए टीसीसीएच वगैरह, ये सारी चीजें हमारे सैलरी के कंपोनेंट के अंदर कवर होती थी। फिर आता है सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 दैट इज परक्विजिट एंड सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 आपका प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी। तो अभी मैं परक्विजिट करूंगा, फिर आपको प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी और ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परक्विजिट में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज इसमें चीजें बहुत ज्यादा हमें समझने वाली है, इसमें रूल्स वगैरह भी हमें साथ में पढ़ने पड़ेंगे। तो आज से हमारी शुरुआत हो चुकी है परक्विजिट्स की, और यानी हमारा फोकस जो है वो सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 पर होने वाला है। किस पर बोलो? 17 सबसेक्शन 2 पर होने वाला है, दैट इज कॉल्ड बी अ परक्विजिट। अच्छा, परक्विजिट में भी कई सारे परक्विजिट है, बहुत सारे हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे। आज मैं सबसे बड़ा परक्विजिट लेकर आया हूं, दैट इज RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। बोलिए क्या लेकर आया हूं? RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो चलिए एक बार करते हैं। तो मैं आपके लिए हेडिंग डालता हूं। हेडिंग हमारी क्या? पहले हम डालेंगे सेक्शन का नाम। मैं जो आपको कर रहा हूं दैट इज सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 क्लॉज 2। क्लॉज 2 किसके नाम है? ये है रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम। रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं। अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन में थोड़ी बहुत भी दिक्कत हो रही है तो एक नाम इसका और होता है। वो क्या होता है? वो होता है रेंट फ्री परक्विजिट, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। क्या बोल सकते हैं आप? कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, ठीक है। तो थोड़ा सा यहां पर करके लिखूंगा, कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, ठीक है। तो ये है हमारा सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 2 दैट इज रेंट फ्री एकोमोडेशन, या जिसको हम कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन के नाम से भी जानते हैं। अब हम इस पर चर्चा करेंगे अपनी, ठीक है। हेडिंग हमारी, मैं आपको पहले हेडिंग समझा दूं। अच्छा सर, इसमें क्या कोई रूल भी पढ़ना होता है? यस, इसके साथ एक रूल भी होता है, तो मैं रूल भी लिख देता हूं साथ के साथ। तो इसमें जो रूल यूज होता है दैट इज रूल 3 क्लॉज 1। ये इसमें हमारा रूल एप्लीकेबल होगा, 3 क्लॉज 1 वाला रूल, ठीक है। और ये 1 जो है वो रोमन नंबर वाला नहीं है, 1 1 वाला 1 है, ठीक है। चलिए सुनिए, अब क्या मैंने हेडिंग डाली है उसको जरा डिटेल में पढ़िए।
देखो होता क्या है, एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देगा। याद करो जब हमने एचआरए पढ़ा था तो एचआरए में एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया था रहने के लिए, तो वो बन गया था अलाउंसेस, कौन सा, हाउस रेंट। बट यहाँ पे एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पैसा नहीं दे रहा, रहने के लिए घर दे रहा है। क्योंकि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दे रहा है तो ये बन गया एक परक्विजिट। और हो सकता है जो वो घर उसने दिया है वो रेंट फ्री हो, मतलब एम्प्लॉय को कोई रेंट देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो वहां पर है जब तक वो काम कर रहे हैं तब तक। इसीलिए ऐसे परक्विजिट को नाम दिया जाता है रेंट फ्री एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स होता है घर, घर रहने के लिए दिया, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रेंट, तो इसलिए नाम क्या बना, रेंट फ्री एकोमोडेशन। शॉर्ट में इसको ना RFA भी बोलते हैं, RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। अच्छा, इसका एक और नाम भी होता है कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि एम्प्लॉय की ना ईगो हर्ट हो जाती है, एम्प्लॉय को लगता है मेरे एम्प्लॉय ने एक घर दिया और अगर सेम घर मैं मार्केट में ढूंढता तो 10-15 हज़ार रुपए का मिलता, मान लो 10,000 का मिलता, तो एम्प्लॉय बोलता है कि सर ऐसा है कि मैं पूरी तरह से आप पर डिपेंड नहीं होना चाहता, तो मैं फिर भी आपको 2-3 हज़ार रुपए देना चाहता हूँ। वैसे तो 10,000 का घर है महीने का, मुझे पता है, बट इतना मैं भी दे नहीं पाऊंगा, बट 2-3 हज़ार आप मुझसे लेते रहो जिससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लॉस का ना आए। तो ऐसे में जो एम्प्लॉय को घर का बेनिफिट मिला, दैट इज सम कंसेशनल रेंट, कि कुछ कंसेशन पे रेंट पे रखा गया कि मार्केट में रेट था 10,000 बट एम्प्लॉय ने आपको दे दिया 3,000 में, 2,000 में, 1,000 में, दैट इज कंसेशनल रेंट अकोमोडेशन। तो दे तो वो सुविधा ही रहना, तो हम दोनों की बात करेंगे। इसमें जो इनकम टैक्स एक्ट 1962 है उसका जो रूल नंबर है दैट इज रूल नंबर 3 सबसेक्शन 1 इस पर एप्लीकेबल हो जाता है। तो एक बार फिर से समझते हैं टॉपिक का नाम क्या था। टॉपिक का नाम था RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। जब एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई घर की सुविधा प्रोवाइड करवाता है तो उसको रेंट फ्री एकोमोडेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा एक नाम इसका और होता है दैट इज कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, कि आपने रेंट में कुछ कंसेशन करके एम्प्लॉय से लेकर आपने उसको क्या दिया है, बेनिफिट दिया है, दैट इज कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। रूल नंबर 3 सबसेक्शन 1 हम इसमें फॉलो करने के लिए जा रहे हैं। चलिए अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या होता है कि इस पर्पस से हम एम्प्लॉय को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। हमारे पास जो एम्प्लॉय है ना, हमारे पास जो एम्प्लॉय है हम उसको 2 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, 1 and 2, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हो सकता है आपने जिसको ये सुविधा दी है वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, या हो सकता है कि वो एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, यानी कि प्राइवेट जॉब होल्डर, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो 2 टाइप के एम्प्लॉय हो गए, एक तो आपके हो गए गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक आपके हो गए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय की बात हम यहाँ पर कर, ठीक है। तो देखिए अब बात को सुनिए, कहने का मतलब ये निकल के आया कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई क्वार्टर दिया है, कोई घर दिया रहने के लिए, तो जानते हो हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट उस घर की ना एक लाइसेंस फीस निकाल के रखती है, जिसे हम लाइसेंस वैल्यू बोलते हैं, लाइसेंस फीस के नाम से जानते हैं। तो जो उस घर की लाइसेंस फीस होगी ना वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान ली जाएगी, जो लाइसेंस फीस है ना वही मान ली जाएगी वैल्यू ऑफ परक्विजिट, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखूंगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू लाइसेंस fees determined by the central government और स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी उसकी लाइसेंस फीस होगी जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट डिटरमाइन करेगी वो बन जाएगी उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट, यानी उस घर की कीमत मान ली जाएगी जो भी उसकी लाइसेंस फीस होगी, और जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो उस एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये सुविधा एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी है। बट अगर मान लीजिए जो एम्प्लॉय है उसने कहा कि मैं कुछ रेंट अपनी सरकार को पे करना चाहता हूं, कुछ पूरा तो नहीं कर पाऊंगा बट कुछ पे कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल 1,000 रुपीज पर मंथ, तो ऐसे में जो उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो अमाउंट बनेगा उसमें से 1,000 रुपए क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इट मीन्स आपको आपके एम्प्लॉय से अगर कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है तो वो एम्प्लॉय का बेनिफिट नहीं बनेगा, तो वो सैलरी का पार्ट भी नहीं बनेगा। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में लाइसेंस फीस डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट माइनस कर दिया जाएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय से आपको कोई अमाउंट रिसीव हो गया है तो
तो वो आपका अमाउंट माइनस हो जाएगा और बचा हुआ पार्ट आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। चलो मैं एक काम करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ सो दैट आपको ये वाला पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए होता ये है कि अगर मान लीजिए मेरी एक गवर्नमेंट जॉब लगे तो सरकार की तरफ से मुझे अगर उस पर कोई क्वार्टर अलॉट होता होगा तो मुझे अलॉट हो जाएगा, वरना नहीं होगा। बट मान लो मेरी उस पोस्ट पर सरकारी क्वार्टर मुझे अलॉट होता है, तो ऐसे केस में वो मेरे एम्प्लॉयर ने तो मुझे बेनिफिट दिया ना, यानी वो मेरा क्या बन गया, रेंट फ्री एकोमोडेशन बन गया। अब बात ये उठ के आती है उस घर की कितनी कीमत मेरी सैलरी में ऐड की जाएगी, उस घर की कितनी कीमत मेरी सैलरी में ऐड की जाएगी। तो मैं गवर्नमेंट से पूछूंगा, गवर्नमेंट मेरी इस प्रॉपर्टी की जो आपने मुझे अलॉट की है रहने के लिए, इस प्रॉपर्टी की लाइसेंस फीस कितनी है। उसने कहा इसकी लाइसेंस फीस पूरे साल की 50,000 रुपीज़ है। कितनी है, 50,000 रुपीज़। तो ये जो लाइसेंस फीस की वैल्यू है ना 50,000 रुपये, ये उस सुविधा की कीमत मान ली जाएगी, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान ली जाएगी, और ये 50,000 उस साल मेरी सैलरी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन, क्योंकि ये मुझे मेरे एम्प्लॉयर से मिली है। और सेक्शन 15 क्या बोलता है कि एम्प्लॉयर से कुछ भी मिला है तो वो आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। बट यदि मैंने उस 50,000 में से गवर्नमेंट को 10,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए कि भाई 10,000 की लाइसेंस फीस मैं पे कर दूंगा, तो ऐसे केस में मेरा वीओपी अब 50 थोड़ी रहेगा, मेरा बेनिफिट 50 थोड़ी है, अब बेनिफिट गिर के 40 हो गया है, क्योंकि 10 तो मैंने पे कर दिए। तो मेरा वैल्यू ऑफ परक्विजिट भी कितना बन जाएगा, 40,000। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो होगा वो माइनस हो जाएगा अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय से। जितना भी एम्प्लॉय ने पे किया होगा उससे आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट कम हो जाएगा। मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो लाइसेंस फीस ना काफ़ी कम होती है। तो इन जनरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए आरएफए वैसे ही एग्जाम्प्ट होता है, बट थोड़ा बहुत अगर टैक्स भी होता है ना, वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो माना जाता है वो लाइसेंस फीस को माना जाता है। बोलो क्लियर है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब बात करते हैं नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय की। देखिए नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में आपको पहले ये चेक करना पड़ेगा, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में ये चेक करो कि जो एकोमोडेशन है, जो वो घर है, क्या वो एम्प्लॉयर का अपना है या एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर तुमको दिया है, पहले ये चेक करो। तो हम कहेंगे ऑन एकोमोडेशन, एम्प्लॉयर का अपना एकोमोडेशन है या फिर एम्प्लॉयर का अपना एकोमोडेशन नहीं है। नॉट ऑन एकोमोडेशन, ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है मेरे एम्प्लॉयर ने अपना ही कोई घर मुझे रहने के लिए दे दिया हो, इट मींस ऑन एकोमोडेशन, इट मींस ऑन एकोमोडेशन। दूसरा केस हो सकता है एम्प्लॉयर के पास अपना घर नहीं है या है बट उसने मुझे नहीं दिया, उसने खुद किराए पर लेकर मुझे वो घर दे दिया, इट मींस नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, नॉट ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, और ये क्या है, ऑन बाय एम्प्लॉयर एकोमोडेशन, ऑन बाय एम्प्लॉयर एकोमोडेशन। ठीक है, यदि एम्प्लॉयर का अपना घर है तो ये चेक करो कि वो किस पॉपुलेशन में है। सर पॉपुलेशन के हिसाब से क्यों किया गया, देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से इसलिए किया गया बिकॉज गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर घर आपका हाईली पॉपुलेटेड एरिया में है, इट मीन्स वहाँ सुविधाएं, सुख सुविधाएं ज़्यादा हैं, तो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हम ज़्यादा ट्रीट करेंगे। बट अगर आपका जो घर है वो काफ़ी रिमोट एरिया में है, इट मीन्स वहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसमें वैल्यू ऑफ परक्विजिट आपका कम से कम मानेंगे। इस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि घर की कीमत कैसे निकालेंगे, घर किस लोकेशन में सिचुएटेड है। यदि वहां पॉपुलेशन कम है तो घर रिमोट एरिया में है तो वीओपी कम बनेगा, बट अगर वो रिमोट एरिया में नहीं है, वो किसी पॉश इलाके में जहां पॉपुलेशन ज्यादा है, तो ऑब्वियसली होता है वहां पर आपका वीओपी वैल्यू ऑफ परक्विजिट ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में आपको क्या करना है, ऑन्ड बाय एम्प्लॉयर के केस में आपको चेक करना है उसकी लोकेशन का। ठीक है, लोकेशन with the context of population। किसके कॉन्टेक्स्ट में बात करनी बताइए, पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में बात करनी है। और जनगणना जो हम मानेंगे पॉपुलेशन में, जो सेंसस हम लेंगे वो सन 2001 का बेस मानते हुए चलेंगे। ये आगे अगले साल से चेंज हो जाएगा, बट अभी के हिसाब से 2001 की जो जनगणना है उसके आधार पे हम उस एरिया की पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे केस में अब हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन के आधार पे इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये लीजिए, इसको मैंने अपने पास 1,
2 एंड 3 पार्ट के अंदर इसको डिवाइड किया, 3 पार्ट में डिवाइड किया। या तो हो सकता है, अभी मैं इस पे क्लाउड बना दूं, या तो हो सकता है आपने घर एक ऐसी लोकेशन में दिया जहां की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम है, या हो सकता है आपने घर ऐसी दिया जहां पर पॉपुलेशन मॉडरेट है, और या हो सकता है आपने घर ऐसी जगह दिया हो जहां पर पॉपुलेशन हाईली इफेक्टिव है और बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो। ठीक है, तो पॉपुलेशन को किस तरह से करेंगे, हम कहेंगे पॉपुलेशन नॉट हैविंग, यहां पर लिखेंगे, थोड़ा सा उधर लिखूंगा, पॉपुलेशन not having 10 lakhs, 10 लाख से भी कम पॉपुलेशन है। दूसरा, पॉपुलेशन having more than 10 lakhs to 25 lakhs। थर्ड क्या होने वाला है कि पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, पॉपुलेशन हैविंग मोर देन 25 लाख पीपल्स। ठीक है, पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, और ये कौन सी जनगणना, 2001 की जनगणना सेंसस के हिसाब से। ठीक है, देखिए यदि आपको घर दिया गया जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, तो मुझे ऐसा फील होता है जैसे काफी कोई रिमोट एरिया है। रिमोट एरिया समझते हो, जहां पर ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं है, क्योंकि इंसान कम वहीं रहता है जहां सुख सुविधाएं नहीं होती। जंगलों में ज्यादा इंसान रहना पसंद करता नहीं, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसी चीजें नहीं है, इसलिए वो नहीं रहता। तो ये थोड़ा रिमोट एरिया पड़ जाता है। तो ऐसे में कहा गया कि जो वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है ना, वो हम लिखेंगे VOP, और ये जो हम लिख रहे हैं दैट इज अनफर्निश्ड हाउस। सर ये अनफर्निश्ड क्या होता है, अभी हम सिर्फ घर की कीमत बता रहे हैं, जिस घर में कोई फर्नीचर लगा हुआ नहीं है, सिर्फ घर है हमारे पास। तो उस केस में आपकी जो भी सैलरी होगी, आपकी जो भी सैलरी होगी उसका 7.5% हम आपका VOP मान लेंगे, उस घर की कीमत मान लेंगे और आपकी सैलरी में ऐड कर देंगे एज अ रेंट फ्री अकोमोडेशन के नाम से। कितना परसेंट बताइए, 7.5%, 7.5% ऑफ सैलरी। थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको सैलरी का मीनिंग बताऊंगा क्या होता है इसके अंदर। वैसे सैलरी का मीनिंग यहाँ पर होता है बेसिक पे, DNS अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन चाहे परसेंटेज हो चाहे पर मंथ हो, वो सारा ले लेंगे, बोनस भी सारा ले लेंगे, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस इसके अंदर आ जाएगा, साथ में लीव इन कैशमेंट भी आ जाएगा, बट परक्यूजिट इसमें शामिल नहीं होता है। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, सैलरी। उस सैलरी का 7.5% जो आप निकालेंगे वो हमारा मान लिया जाएगा उस घर की कीमत, और वो हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ रेंट फ्री एकोमोडेशन। बोलो समझ रही बात, कितना परसेंट बोलो, 7.5% ऑफ द सैलरी। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉन्टेक्स्ट में कि आपको जो घर मिला है वो ऐसी जगह मिला है जहां पर जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से तो ज्यादा है, बट 25 लाख से क्या है वो कम है। तो ऐसे केस में वैल्यू ऑफ परक्यूजिट कितना माने, तो इसके कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा मानेंगे, इसके कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा मानेंगे। कितना, 10% ऑफ सैलरी। कितना बताइए, 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का 10% हम मान लेंगे VOP यानी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट, क्योंकि यहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो इट मीन सुख सुविधाएं ज्यादा होंगी, घर की वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी, इसलिए VOP कंपैरेटिवली हमने थोड़ा ज्यादा माना है। अब ये तो बिल्कुल ही पॉश इलाका हो गया होगा जहां पर 25 लाख से भी ज्यादा की पॉपुलेशन है। 25 लाख से ऊपर कितनी भी हो सकती है, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब, जो भी है, कुछ भी हो सकती है। तो ये काफी पॉश इलाका है, इसीलिए इसको 10 को बढ़ा के 15% कर दिया गया है। यहां पर हम वैल्यू ऑफ परक्यूजिट मानेंगे 15% ऑफ सैलरी। सैलरी का 15%, अभी सैलरी लिखवाऊंगा क्या होता है, ठीक है। सैलरी का 15%, इट मीन्स कि मान लीजिए मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे जो घर दिया है वो ऐसी लोकेशन पे दिया है जहां पर पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज्यादा है बट 25 लाख से कम है। तो ऐसे में जो भी मेरी सैलरी होगा उसका 10% उस घर की कीमत मान के मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, उस घर की कीमत मान के मेरी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं VOP, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। और मैंने ब्रैकेट में लिखा है अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड समझते हो कि उसमें फर्नीचर नहीं है। तो सर क्या ऐसा भी हो सकता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एक ऐसा घर दे जिसमें फर्नीचर अलग से लगाओ? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, बल्कि अभी हम बात करेंगे,
अभी हम बात करेंगे कि मान लो कि एम्प्लॉयर ने आपको साथ में फर्नीचर भी दिया। सर फर्नीचर में क्या क्या हो सकता है? भाई फर्नीचर में बेड भी हो सकता है, रिवॉल्विंग चेयर भी हो सकती है, रोटेटिंग चेयर भी हो सकती है, नॉट रिवॉल्विंग चेयर, नॉट रोटेटिंग चेयर हो सकता है, सेंटर टेबल हो सकता है, सोफा सेट हो सकता है, फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी हो सकता है। वो सब फर्नीचर की डेफिनेशन के अंदर कवर होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एम्प्लॉयर ने साथ में आपको फर्नीचर भी दिया, तो पहले ये चेक करो कि फर्नीचर एम्प्लॉयर का अपना है। हो सकता है उसके घर में कोई पुराना फर्नीचर हो, वो लाके एम्प्लॉय को दे दिया हो, इट माइट बी पॉसिबल। या एक ऐसा सिनेरियो भी बन सकता है कि जहां पर उसके पास अपना फर्नीचर तो नहीं है, लेकिन बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो फर्नीचर किराए पर देने का काम करती हैं। तो हो सकता है एम्प्लॉयर के मन में आए कि अगले 2-3 साल तक यहाँ रहेगा, तो 2-3 साल के लिए क्या खरीदना, इसको रेंट पर ले लेते हैं, इस फर्नीचर को रेंट पे ले लेते हैं। तो फर्नीचर केस में 2 सिनेरियो, या तो एम्प्लॉय का अपना होगा, ऑन रिसोर्स होगा, या नॉट ऑन रिसोर्स होगा, मतलब वो हायर्ड पर होगा। हायर्ड मतलब रेंट जैसा होता है ना, वैसे ही हायर बेस पर होगा। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर फर्नीचर की, साथ में किसकी बात करेंगे? फर्नीचर की। अगर मान लीजिए फर्नीचर की भी बात की जा रही है, फर्नीचर किसकी बात की जा रही है? फर्नीचर। तो फर्नीचर में चेक करिए क्या ऑनर का अपना फर्नीचर है, ऑन्ड है, या ऑनर ने खुद रेंट पर लेकर आपको फर्नीचर दिया है। चेक करिए फर्नीचर उसका अपना है या रेंट पर लेकर दिया है। अगर उसका फर्नीचर अपना है तो उसकी आपको कॉस्ट तो पता ही होगी। कॉस्ट समझते हो कि उसने कितने में खरीदा था, ओरिजिनल कॉस्ट। तो जितने में उसने वो फर्नीचर खरीदा था उसका 10% आपकी वैल्यू ऑफ परचेज मान ली जाएगी। जैसे मान लो कि मेरे एम्प्लॉयर ने एक सोफा सेट दिया जिसको उसने कभी किसी जमाने में 1 लाख रुपए का खरीदा था, तो वो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगी, WDV नहीं बोला, ओरिजिनल कॉस्ट बोल रहा हूं, जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख रुपए, उसका 10% मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। किस नाम से? वैल्यू ऑफ फैसिलिटी या फर्निश्ड हाउस के केस में, ठीक है। तो देखिए अगर एम्प्लॉयर का अपना रिसोर्स है, अपना फर्नीचर है, तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तीनों केस में, तीनों केस में 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। WDV नहीं बोल रहा, डेप माइनस करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसकी नहीं, ओरिजिनल कॉस्ट की बोल रहा हूं, ठीक है। 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट। अब दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है कि हो सकता है एम्प्लॉयर ने आपको जो फर्नीचर दिया है वो खुद रेंट पर लेकर दिया है। कई सारी कंपनियां जो रेंट वगैरह पे देती हैं और फिर आपने अपने एम्प्लॉय को दिया। तो जब रेंट पर दिया होगा तो तुमने रेंट पे किया होगा या कोई हायर चार्ज पे किया होगा, तो जो तुमने पे किया वो एम्प्लॉय के लिए क्या बन गया? बेनिफिट बन गया, और वो उसकी सैलरी में ऐड कर दो। सीधी सी बात, वैल्यू ऑफ परचेज। तो अगर रेंटेड है तो आप क्या करेंगे? और करके लिख रहा हूं, और करके, तो आप जो भी रेंट पे कर रहे हो वो ऐड हो जाएगा, रेंट पेड। और करके लिख रहा हूं, रेंट पेड। अगर आपने खुद किराया पर लेकर दिया तो जितना एम्प्लॉयर किराया पे कर रहा है वो तुम्हारी सैलरी में ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ परचेज के नाम से। क्योंकि असल में वैल्यू ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है? वो कीमत जो आपको आपके एम्प्लॉयर से मिली है एज अ बेनिफिट, वो आपकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। सेक्शन 15 क्या बोलता है? अगर एम्प्लॉयर से एम्प्लॉय को कुछ भी मिले, चाहे कैश में चाहे कार्ड में, वो सब सैलरी का पार्ट बन जाएगा। अब याद आ रही है वो पहली क्लास में मैंने आपको बताई थी, ठीक है। और यहां पर भी लिखेंगे और रेंट पेड। तीनों के तीनों केस में अगर एम्प्लॉयर ने फर्नीचर या कोई भी आइटम किराए पर लेकर दिया तो जितना किराया एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो मेरी सैलरी में ऐड हो जाएगा एज अ वैल्यू ऑफ परचेज। तो तीनों केस में रेंट पेड या फिर जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% हम ऐड कर देंगे। अब ये देखो, ऐसा मैं बोल सकता हूं ये खाली घर है, ये उसमें लगा दिया फर्नीचर। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, ये खाली घर है, ये खाली घर है, ये 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी, खाली घर, उसमें मैंने क्या भर दिया? फर्नीचर। फर्नीचर क्या मैं इन दोनों वैल्यू को जोड़ के बोल सकता हूं? वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। बोलो बोलो, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। तो मैं दोनों को ऐड कर दूंगा। लो भाई, दिस दिस एंड दिस, अगर मैं इनको ऐड कर दूं, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये निकल के आ जाएगा वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये आ जाएगी आपकी वो वैल्यू जो फर्निश्ड है, मतलब एक ऐसे घर जिसमें फर्नीचर लगा हुआ है, उसकी वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ फर्निश्ड एकोमोडेशन। दोनों को ऐड कर दिया। आ रही बात समझे? अच्छा, क्या ऐसा पॉसिबल है जैसे यहां पर एम्प्लॉय से कुछ पैसा मिल गया था तो उससे आपकी वैल्यू क्या हो गई थी? वैल्यू ऑफ परचेज कम हो गई थी। तो इट माइट बी पॉसिबल कि यहां भी आपको आपके एम्प्लॉय से कुछ पैसा मिल गया हो। तो अगर यहां भी आपको आपके एम्प्लॉय से पैसा मिल गया है तो इट मींस वो एम्प्लॉय का बेनिफिट अब रहा नहीं, तो उतने से उसका बेनिफिट क्या कर दो? कम कर दो। तो मैं यहां पर लेस करूंगा
लेस करूंगा कैश रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। यदि एम्प्लॉय से कोई कैश मिला, अगर वो अमाउंट भी तुम यहां से माइनस कर दो, ये लो, अगर एम्प्लॉय से तुम्हें कुछ भी मिल रहा है तो वो यहां से माइनस कर दो, नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, अगर मिल रहा है तो क्या कर दो, माइनस कर दो। अब जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी, अब जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी, दिस इज योर फाइनल रेंट फ्री एकोमोडेशन या कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। इसी को बोलते हैं कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। यानी ये वो एकोमोडेशन की कीमत आई है जो कि एक कंसेशन पर है। कंसेशन समझ रहे हो कि एम्प्लॉय ने कुछ पे कर दिया, उसके बाद जो वैल्यू है दैट इज योर कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, बोलो क्लियर हुआ? तो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट समझ आया कैसे निकाला हम लोगों ने, ठीक है। एक बार फिर से बता दो, अगर पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो जो आपका घर है ना उसकी कीमत कैसे निकालेंगे, आपकी सैलरी का 7.5% उस घर की कीमत मान लेंगे। साथ में फर्नीचर दिया तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, फर्नीचर किराए पर लेकर दिया तो जितना किराया पे किया दोनों को ऐड कर देंगे। यदि एम्प्लॉय से कुछ मिला तो माइनस कर देंगे, वरना कोई बात नहीं, जो बचेगा दैट इज योर वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, ठीक है। सेम कंसेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा, बस वहाँ 7.5% या 10% या 15%। लॉजिक भी मैंने आपको दे दिया, क्योंकि जितना रिहायशी इलाका होगा उतनी ही उसकी कीमत ज़्यादा होगी, और कीमत ज़्यादा हुई तो वैल्यू ऑफ परक्यूजेट भी उसके अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए, आपका ज़्यादा होना चाहिए। तो इन सभी केसेस के अंदर आपका वैल्यू ऑफ परक्यूजेट क्या बन जाता है, ज़्यादा बन जाता है। अगर आप कुछ देखना चाहते हो, पूछना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। सर अगर हम आपसे पूछ भी लें तो क्या आप बता दोगे? अरे फिर भी मन में बताओ ना, अगर कोई डाउट आ रहा है, इसमें से कहीं से भी कोई डाउट आ रहा है तो आप बताइए। मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि आपको कहीं कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ सैलरी की, कि जो ये सैलरी है ना इसका मीनिंग क्या होता है। चलो सैलरी का मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी हियर? सैलरी मीन्स व्हाट? तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना स्टार डाल देता हूँ, स्टार डाल के लिखता हूँ मीनिंग ऑफ सैलरी। मीनिंग ऑफ सैलरी, सैलरी का यहां पर मीनिंग क्या है? देखिए यहां पर सैलरी का अगर हम मीनिंग की बात करेंगे तो मीनिंग में बोला गया है कि जो भी आपका बेसिक पे है वो लिख लो, जो भी आपका क्या है बताइए, बेसिक पे, प्लस डियरनेस अलाउंस का सिर्फ फॉर्मिंग वाला पार्ट लो। फॉर्मिंग का मतलब होता है कि वो वाला पार्ट जो रिटायरमेंट के वक्त हम डीए में शामिल करेंगे, वो डीए वाला पार्ट जो रिटायरमेंट के वक्त हम शामिल करेंगे उसको डीए का फॉर्मिंग पार्ट बोलते हैं। अच्छा, कमीशन को लेकर हमें ऐसा फील होता है परसेंटेज वाला होना चाहिए, नहीं, अगर परसेंटेज वाला नहीं है, पर मंथ वाला है, तो भी हम उसे कंसीडर करेंगे। प्लस कमीशन, प्लस क्या करेंगे, कमीशन। फिर चाहे वो फिक्स हो चाहे वो परसेंटेज की फॉर्म में कोई सा भी हो, हम उसको ऐड कर देंगे। बोलो समझ आई बात? यस सर, हमें समझ आ गई। इसके बाद हम करेंगे अपने पास कोई बोनस है या कोई फीस है, वो ऐड कर दो, इसमें ऐड कर दो। थोड़ा सा मैं इस साइड लिखता हूँ क्योंकि और भी चीज़ है ना, इसलिए। तो अगर कोई बोनस है, कोई फीस है, वो भी ऐड कर दो, प्लस कोई भी टैक्सेबल अलाउंसेस। दोस्तों अभी पिछली क्लास में हम अलाउंस पढ़ के आ चुके हैं, एचआरए वगैरह, सिटी कंपल्सरी चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस वगैरह, ये सब पढ़ के आ चुके हैं। जो भी टैक्सेबल अलाउंस है वो इसमें ऐड कर दो। तो मैं लिखूंगा ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस। एग्जम्प्ट वाले नहीं, कौन से वाले, टैक्सेबल अलाउंसेस वाले, ठीक है। टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या कर देंगे हम अपने पास, ऐड कर देंगे। अलाउंसेस लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था, याद करना, ठीक है। इसके बाद अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है, अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है एट द टाइम ऑफ लीव सैलरी, अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के दौरान अगर आपको लीव सैलरी मिल रही है तो लीव सैलरी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सैलरी। इन सबको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगी सैलरी। उस सैलरी का 7.5%, उस सैलरी का 10%, उस सैलरी का 15% हम अपने सैलरी में ऐड कर देंगे एज अ वैल्यू ऑफ परक्यूजेट। बोलो समझ आया? बताइए गाइस, समझ आया या नहीं आया? यस सर, हमें बिल्कुल समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने पास कि क्या क्या चीजें सैलरी में शामिल नहीं होती, एक्सक्लूड वाला पोर्शन। अब हम बात करेंगे एक्सक्लूड वाला पोर्शन कि क्या क्या सैलरी में एक्सक्लूड होता है। एक्सक्लूड
फ्रॉम सैलरी। सैलरी से क्या क्या एक्सक्लूड किया जाता है? देखिए इस वाली सैलरी के अंदर कोई भी वैल्यू ऑफ परक्विजिट शामिल नहीं किया जाएगा, तो हम एक्सक्लूड करेंगे वैल्यू ऑफ पर्क्स या फिर परक्विजिट। जो भी आपके वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स हैं वो हम इसमें शामिल नहीं करेंगे, फिर चाहे वो टैक्सेबल हो या फिर वो एग्जाम्प्ट हो। वैसे टैक्सेबल वर्ड यूज करना चाहिए, ठीक है। ऑल वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो कि क्या होंगे आपके टैक्सेबल होंगे। इसके बाद कोई भी प्रोविडेंट फंड, क्या कोई भी प्रोविडेंट फंड का पैसा यदि आपको मिल रहा है तो वो आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनता, बिकॉज प्रोविडेंट फंड आपकी सैलरी से कम किया जाता है, माइनस होता है, वो डिडक्ट होता है, वो ऐड नहीं होता। इसके अलावा कोई भी टाइप का रिटायरमेंट बेनिफिट, एनी टाइप ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट को हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। सर थोड़े एग्जांपल दे दोगे कौन कौन से रिटायरमेंट बेनिफिट्स? हाँ बिल्कुल देंगे। याद करो ग्रेच्युटी सेक्शन 1010, याद करो पेंशन कम्यूटेड पेंशन सेक्शन 1010 ए, याद करो लीव इनकैशमेंट, अगर रिटायरमेंट के बाद आपको लीव इनकैशमेंट मिल रहा है तो सेक्शन 1010 डबल ए में एग्जाम्प्ट होता था। याद करो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन सेक्शन 1010 बी, याद करो सेक्शन 1010 सी वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट है। यदि रिटायरमेंट के वक्त कोई चीज मिल रही है तो वो रिटायरमेंट बेनिफिट आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनेगा, वो सैलरी से टोटली एक्सक्लूड कर दिया जाएगा अगर वो इंक्लूड होगा तो, ठीक है। इसके बाद और क्या नहीं शामिल होगा? एरियर ऑफ सैलरी, एरियर या फिर एडवांस ऑफ सैलरी, एडवांस ऑफ सैलरी, ये वाले पार्ट सैलरी में शामिल नहीं होंगे। ये सब क्या है आपके एक्सक्लूड है। और ऊपर जो लिखा है वो सब क्या थे आपके इंक्लूड थे। ऊपर जो लिखा है वो सब इंक्लूड वाला पार्ट था, नीचे जो लिखा है वो सारा का सारा एक्सक्लूड वाला पार्ट है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पार्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बोलो क्लियर है? ये सर हमें बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करेंगे अपने पास किस चीज की, कि अगर कोई एकोमोडेशन, अब देखो ये सारी चीज समझ आ गई ना आप लोगों को? क्लियर है? अब हम बात करें नॉट ऑन एकोमोडेशन बाय एम्प्लॉयर। यदि मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया, बट वो घर उसका अपना है तो ये ट्रीटमेंट होगी। अब बात करेंगे उसका घर अपना नहीं है, उसने खुद किराए पर लेकर दिया, तो चेक करो कि उसका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, मतलब जो दिया गया है वो कहां पर दिया गया है। तो यहां पर हम चेक करेंगे कि जो एकोमोडेशन दी जा रही है, इसको मैं इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। ये लीजिए, जो उसका अपना नहीं है एम्प्लॉयर का, ऐसा तो नहीं एम्प्लॉयर ने उसको कहीं होटल में स्टे कर रखा हो, ऐसा तो नहीं कि उसने खुद एक रेजिडेंशियल हाउस किराए पर लेकर उसको दे रखा हो। इट माइट बी पॉसिबल ना। तो हो सकता है कि एकोमोडेशन दी जा रही है होटल में, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। हो सकता है आपके एम्प्लॉयर के पास अपना घर नहीं था वहां पे, तो उसने आपको स्टे करने के लिए कहां दे दिया? होटल दे दिया। और दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपको एकोमोडेशन तो दिया गया हो, बट होटल में नहीं, कोई रेजिडेंशियल बिल्डिंग कहीं से किराए पर लेकर एम्प्लॉयर ने आपको दे दी हो। यदि वो एकोमोडेशन होटल में दी गई है, मैं क्या बोल रहा हूँ, यदि वो एकोमोडेशन आपको होटल में दी गई है तो यस डेफिनेटली वो आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड होगा और आपकी सैलरी का एक पार्ट भी वो बनेगा। बट वो कितना बनेगा वो अब हम जानेंगे, ठीक है, वो हम जानेंगे। दोस्तों एक मिनट में पानी पी लूं। चलिए आप सुनिए, यदि वो एकोमोडेशन होटल में दी गई है तो कितना पार्ट आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा? तो उसमें कहा गया कि वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा, क्या माना जाएगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। कितना? एक्चुअल अमाउंट पेड इन होटल, एक्चुअल अमाउंट पेड इन होटल, और 24% ऑफ सैलरी, 24% of salary, whichever is lower shall be treated as the value of perquisite। जो भी दोनों में से लोअर होगा वो मान लिया जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट। बोलो क्लियर है? क्लियर है? अब अच्छा इसमें एक कंडीशन भी है, वो कंडीशन क्या है कि
कि देखिए अब होटल के नाम पे ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयर अपने ब्लैक मनी का इस्तेमाल व्हाइट मनी में करने के लिए उसको ये सारी सुविधाएं होटल में दे रहा है। भाई होटल तो काफ़ी महंगे होते हैं ना, पर डे के हिसाब से चार्ज लगते हैं। तो ये कहा गया कि होटल में एकोमोडेशन देना है तो आपका हम एग्जम्प्ट कर देंगे यदि एकोमोडेशन 15 दिन से कम के लिए। इफ द एकोमोडेशन इज होटल इज लेस देन 15 days, in that case वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी कंसिडर्ड एज अ निल। वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या माना जाएगा? निल माना जाएगा, मतलब कोई टैक्स नहीं किया जाएगा अगर वो 15 दिन की एकोमोडेशन है, ठीक है। और एम्प्लॉय को होटल के एकोमोडेशन तब मिलनी चाहिए जब उसका कोई ट्रांसफर हो रहा हो, फालतू में नहीं, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर लिख देता हूं वैल्यू ऑफ परक्विजिट shall be considered as exempt if, ये जो VOP है ना ये exempt कर दिया जाएगा if होटल accommodation is provided for less than 15 days। यदि 15 दिन से कम का एकोमोडेशन है तो एम्प्लॉय की सैलरी में कुछ भी ऐड नहीं किया जाए, क्योंकि जनरली आमतौर पे जब कहीं भेजा जाता है तो 2-4 दिन तो वैसे ही लग जाते हैं। तो उस केस में ये पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, मतलब कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा अगर 15 दिन से कम है, ठीक है। और दूसरा, एम्प्लॉय हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मतलब क्या कि होटल की एकोमोडेशन तभी दी जानी चाहिए जब उस एम्प्लॉय का ट्रांसफर हो गया हो, तभी। अगर ये दोनों की दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती हैं तो उस केस में जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मैंने भी ऊपर बताया ना लोअर होगा, वो 0 बन जाएगा। यदि ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट उस केस में क्या बन जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूं इफ satisfied then value of perquisite is non-taxable। वैल्यू ऑफ परक्विजिट नॉन टैक्सेबल होगा, आपकी सैलरी में कोई भी पार्ट शामिल नहीं किया जाएगा। अब मैं एक काम करूंगा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा नीचे करूंगा, यहां पर ले आऊंगा, ठीक है। एकोमोडेशन वाला होटल वाला समझ आया। अच्छा, होटल का मतलब सिर्फ होटल ही नहीं होता, होटल का मतलब कोई गेस्ट हाउस भी हो सकता है, कोई नॉर्मल हाउस भी हो सकता है, मोटेल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो सेम एप्लीकेबल होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में भी। मतलब मैं ये बोलूँगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को होटल में या कोई रेस्टोरेंट में कोई सुविधा दी जा रही है तो सेम ऐसे ही टैक्स होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ also applicable for the गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। चलो अब हम एक काम करते हैं, सेकंड वाले पार्ट को थोड़ा नीचे ले जाते हैं। सर कर करके तो आपने पूरा मिटा दिया, क्या करें, ये लबड़ा कर दिया, एकदम मस्त सा बना दिया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, पहला था एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर ने एकोमोडेशन 2 अलग अलग जगहों पर दे रखी हो। क्यों, रीजन भी बताता हूं, पहले हेडिंग डालूं फिर रीजन भी बताता हूं। देखिए अब मैं लिखूंगा एकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन 2 places, 2 जगहों पर, प्रोवाइडेड इन 2 places, 2 जगहों पर एकोमोडेशन प्रोवाइड करवा रखे हो तो क्या करेंगे। तो सुनिए मेरी बात, ये केस कब एप्लीकेबल होता है। देखिए ये केस तब बनता है, मान लीजिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बोला कि भाई ऐसा है, तुम अभी जहां किराए पर मैंने जहां तुम्हें जगह दे रखी है तुम वहां रह रहे हो ना, बोला हाँ। अब तुम्हें जॉब के सिलसिले से दूसरे शहर जाना पड़ेगा
और कुछ दिनों के लिए। अब जब वो कुछ दिनों के लिए जाएगा तो क्या अपने बीवी बच्चे वो बार बार शिफ्ट करेगा? बच्चों के स्कूल चल रहे होंगे, बीवी का अपना लाइवलीहुड चल रहा होगा, तो क्या वो बार बार शिफ्ट करते रहेंगे? नहीं। तो ऐसे केस में वो एम्प्लॉयर को बोलेगा सर ऐसा है कि जो मेरे बीवी बच्चे वो तो यहाँ रह ही रहे, एक अकोमोडेशन आपने दे रखा है, अब जहाँ मुझे भेज रहे हो ना वहाँ एक और अकोमोडेशन दे दो, यानी 2 अकोमोडेशन। तो अब मन में क्वेश्चन ये उठेगा कि अगर एक एम्प्लॉय को 2 अकोमोडेशन दिए गए, कितने अकोमोडेशन? 2 अकोमोडेशन, तो उस केस में क्या दोनों का वीओपी निकालेंगे? आंसर इज नो। हम दोनों के वीओपी में जो सबसे कम वाला होगा ना, जो सबसे कम वाला होगा उसका कंसीडर करें, यानी किसी एक का मानेंगे। वो भी एक कंडीशन है, तब हम किसी एक का ही मानेंगे, 2 का नहीं मानेंगे। वो भी तब जब आपका एकोमोडेशन स्टे 90 डेज से कम हो। अगर 90 दिन से ज़्यादा आपने स्टे किया तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो दोनों आपकी सैलरी में ऐड कर दी जाएगी, वो दोनों की दोनों आपकी सैलरी में ऐड कर दी है। पहले मैं इसके बारे में लिख दूं, चलो इसके बारे में लिखता हूं मैं। सबसे पहले तो मैं यहां पर लिखूंगा कि इफ एनी एम्प्लॉय हैज़ बीन ट्रांसफर्ड and employer has provided him accommodation। दोस्तों अभी समझाऊंगा, एक बार पहले लिख लो, ठीक है। provided him accommodation at the new place also in such cases only one of the accommodation shall be taxable having lower value of perquisite। जो भी लोअर वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा वो having lower value of perquisite but only for a period of 90 days। it means 3 months and thereafter both of the accommodation shall be taxable। इस पॉइंट को जरा समझेंगे। देखिए अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको 2 जगह रहने के लिए दी है, एक जगह तो ऑलरेडी आप रह रहे थे बट किसी कारणवश उसने आपको किसी काम से दूसरे भेजा कुछ लंबे दिनों के लिए, तो वहाँ भी वो एकोमोडेशन प्रोवाइड करवाएगा। तो यदि वो 90 दिन का एकोमोडेशन है, मतलब जो दूसरा एकोमोडेशन दिएगा वो 90 दिन से कम है, तो ऐसे केस में दोनों हाउसेस की आप वैल्यू निकालो, वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकाल लो। जिसका भी कम आ रहा हो वो अपनी सैलरी में ऐड कर लेना, वो आपकी सैलरी में क्या बन जाएगा? वैल्यू ऑफ परक्विजिट बन जाएगा। और अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट फिर दोनों हाउसेस का निकाल के आपकी सैलरी में टैक्स कर दिया जाएगा। आपकी सैलरी में क्या कर दिया जाएगा? टैक्स कर दिया जाएगा। बोलो बात समझ आई? ठीक है, तो वही लिखा हुआ है accommodation provided in 2 places। if any employee has been transferred and employer has provided him accommodation at the new place also in such cases only one house accommodation shall be taxable having lower। दोनों में से जिसकी भी लोअर होगी वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगा, बट ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 दिन तक के लिए। बट अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गया तो दोनों की जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट है वो हमारी सैलरी में ऐड हो जाएगी, हमें कोई एग्जम्पशन एक हाउस वाली नहीं मिलेगी। समझ आया बात? तो मैं उम्मीद करता हूं रेंट फ्री अकोमोडेशन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट और जो उसकी पॉपुलेशन है और जो होटल मोटेल और जो रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं उनकी, या फिर 2 या 2 से ज़्यादा जगहों पर, ये आपको क्लियर हो गया होगा।
यहाँ पर हमारा आरएफए वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा डेवलप हो पाए, ठीक है। तो अभी मैं साइड हो रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये लीजिए। तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल करते हैं सो दैट जो हमारा ये कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन है या फ्री रेंट एकोमोडेशन है वो हमें ज़्यादा क्लियर होगा। और दोस्तों इसी क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, कुछ पॉइंट्स डाल दूंगा लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एचआरए पढ़ा था, और उससे फिर हमने कुछ अलाउंसेस पढ़े थे लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, हॉस्टल अलाउंस, वो सब पढ़े थे ना। इन सभी क्वेश्चन का एक सम अप कर देता हूँ सो दैट हमारी लास्ट क्लास की रिवीजन हो जाएगी और आज की क्लास की भी रिवीजन हो जाएगी एक क्वेश्चन के थ्रू, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने ये रहा। क्वेश्चन को पढ़िए मेरे साथ। क्वेश्चन में लिखा है मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, ठीक है भाई। मिस्टर सी जो है वो एक फाइनेंस मैनेजर है एबीसी लिमिटेड में। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम विद रेंट फ्री एकोमोडेशन इन मुंबई। कंपनी ने मुंबई जैसे शहर में इनको आरएफए दिया हुआ है, रेंट फ्री एकोमोडेशन, मतलब ये कि उन्हें मुंबई में रहने के लिए घर दिया हुआ है। पैसे नहीं दिए, पैसे दिए होते तो एचआरए वर्ड लिखा होता, इनको क्या दिया हुआ है, रहने के लिए घर दिया हुआ है। इसके आगे लिखा हुआ है ही गेव यू फॉलोइंग पर्टिकुलर। उसके अलावा इनके कुछ पर्टिकुलर्स आपको दे रखे हैं, जैसे बेसिक पे आपको दे रखा है 6,000 रुपीज़ पर मंथ, डीएनएस अलाउंस 2,000 रुपीज़ पर मंथ, जिसमें 30% जो है वो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट है, मतलब ये फॉर्मिंग पार्ट है। इसके बाद आपको बोनस दे रखा है 1,500 रुपये पर मंथ। बोनस के बाद आपको दे रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपीज़ पर मंथ। बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जो खर्चा या अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉयर के द्वारा वो 300 रुपये पर मंथ दिया जा रहा है। इसके बाद हॉस्टल अलाउंस दिया जा रहा है 800 रुपये पर मंथ। कितना दिया रहा है, 800 रुपीज़ पर मंथ दिया जा रहा है। और आपसे पूछा है इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम 1/4/2023, कंपनी ने 1/4/2023 को ही इनको घर अलॉट कर दिया था, बट ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली फ्रॉम 1 नवंबर 2023। मेरी बात को ध्यान से सुना, यहाँ पर बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होता है और क्वेश्चन को गलत भी कराते हैं। उनको लगता है कि जिस दिन से घर अलॉट हुआ है उस दिन से रेंट फ्री एकोमोडेशन आरएफए की कैलकुलेशन की जाएगी। आंसर इज रॉन्ग। जिस दिन घर अलॉट किया गया उस दिन से कैलकुलेशन नहीं होगी, बल्कि कैलकुलेशन होगी कि जब वो घर को उसने ऑक्यूपाई किया। ऑक्यूपाई समझ रहे हो, ऑक्यूपाई का मतलब होता है जब उसने रहना शुरू किया तब से उसका बेनिफिट माना जाएगा। जब से वो रहना शुरू करेगा तब से बेनिफिट माना जाएगा ना। तो 1 नवंबर 2023 से उसने रहना शुरू किया है, तो वो तारीख से लेकर 31 मार्च 2024 तक 5 महीने का ही हम आरएफए निकालेंगे। कितने महीने का, 5 मंथ्स का। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25। हम एक काम करते हैं, हम इसमें ना कंप्लीट सैलरी निकाल के दिखाते हैं कि पूरी सैलरी कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो करें स्टार्ट एक बार, चलिए बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने पास करेंगे सबसे पहले, क्या नाम है इसका, मिस्टर सी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी ऑफ मिस्टर सी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24, 2023-24 के अंदर आपको क्या करवाना है, हमें सैलरी निकाल के दिखानी है, और वो भी कौन सी, नेट सैलरी। कौन सी बताइए, नेट सैलरी आपको निकालनी है, ठीक है। तो फॉर्मेट अपना वही रहेगा, फॉर्मेट कुछ है ही नहीं वैसे देखा जाए तो। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या दे रखा है आपको दे रखा है बेसिक सैलरी, दैट इज 6,000 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेंगे बेसिक सैलरी, ठीक है। बेसिक सैलरी आपकी कितनी आ जाएगी, बेसिक सैलरी आ जाएगी आपकी 6,000 रुपीज़ पर मंथ, यानी 6,000 इंटू 12, इट मीन्स 72,000, 72,000 रुपीज़, ठीक है। बेसिक सैलरी आएगी कितनी आपकी, 72,000 रुपये। इसके बाद आपको दे रखा है डीएनएस अलाउंस 2,000 रुपये पर मंथ, जिसमें से 30% पार्ट फॉर्मिंग है। फिलहाल अभी तो फॉर्मिंग का कोई यूज़ नहीं है, अभी हम 2,000 इंटू 12 करेंगे, ठीक है। तो चलिए डीएनएस अलाउंस लीजिए भाई, डीएनएस अलाउंसेस है हमारे पास 2,000 इंटू 12, इट मीन्स कितना आ गया, ये आपका आ गया 24,000, 24,000 रुपीज़। इसके बाद आपको आगे और क्या दे रखा है, दे रखा है बोनस 1,500 रुपये पर मंथ। चलिए भाई बोनस की भी बात कर लेते हैं, ये लो बोनस है आपका, कितना देगी बोनस, 1,500 रुपये पर मंथ। तो अगर ये 1,500 रुपये पर मंथ है तो इंटू हम 12 कर देंगे, ये आपका रहेगा 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद और क्या दे रखा है, और हमको दे रखा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपये पर मंथ, ठीक है। चलिए भाई चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंसेस, ये बताओ कितना मिल रहा है,
सर ये बताइए कितने बच्चों पर मिल रहा है, तो देखिए अभी यहाँ पर जो बात की गई है वो क्या की गई है, एक बच्चे की। सर कहाँ लिखा है एक बच्चा, ये भी तो नहीं लिखा ना कितने, 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, इसका मतलब एक बच्चे पर मिल रही है, तो हमारी एजम्पशन क्या होगी, एक बच्चे पर। तो एक बच्चे पे सीई कितना मिल रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 300 रुपये पर मंथ। आपको याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास यानी पिछली क्लास के अंदर बताया था कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, 2 बच्चों तक माफ होता है, उसके ऊपर वाला पार्ट टैक्सेबल होता है। इट मीन्स अगर मुझे 300 × 12 मिल रहे हैं, तो ध्यान देना सभी लोग, अगर मुझे 300 रुपये मिल रहे हैं तो 100 रुपये मेरा क्या होता रहेगा, हर महीने माफ होता रहेगा, इनटू में कर देंगे 12, बचा हुआ पार्ट आपका टैक्सेबल आ जाएगा। बचा हुआ पार्ट आपका क्या आ जाएगा, टैक्सेबल। बेटा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनो। 300 रुपये था ना, देखा जाए तो सरकार ने सेक्शन 15 में बोला था एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कुछ भी देगा वो सब सैलरी का पार्ट बनेगा, तो बनना तो 300 × 12 चाहिए। बट सरकार ने एक जगह ये भी बोला हुआ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 14 क्लॉज 2 के अंदर कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस यदि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड क्या कर देंगे, माफ कर देंगे, लेकिन 2 बच्चों तक। अभी तो फिलहाल एक बच्चे के लिए मिला है, तो अगर उसको 300 रुपये पर मंथ मिल रहे हैं तो 100 रुपये पर मंथ क्या कर दो, उसका माफ कर दो, तो कितना टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ 200 रुपये × 12, तो कितना रहेगा, 2400। बताइए कितना रहेगा, 2400 रुपीज आ जाएगा। क्लियर है ना, 100 रुपये पर मंथ माफ हो गया आपका। ठीक है, अगला पॉइंट, इसके बाद आपका हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस आपका 800 रुपये पर मंथ। चलिए भाई ये लीजिए भाई हॉस्टल अलाउंसेस। ठीक है, हॉस्टल अलाउंस कितना है, 800 रुपये पर मंथ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप में से किसी को याद है इसकी एग्जाम्पशन लिमिट क्या होती थी हॉस्टल अलाउंस की? यस सर हमें याद है, हॉस्टल अलाउंस की एग्जाम्पशन लिमिट होती थी 300 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड फॉर मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो 300 रुपये माफ कर दो, 800 मिले, इसमें से 300 आपके एग्जाम तो रहेंगे, इंटू कर दो आप 12, तो ये कितना रहेगा 500, 500 × 12 कितना रहेगा 6000। ये पोर्शन आपका टैक्सेबल पोर्शन आ जाएगा, यानी 800 रुपये आपको मिले, 300 रुपये आपके माफ हो गए, 500 रुपये आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास और क्या आता है, फिर आता है हमारे पास इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस, यानी कि उसको हाउस दिया गया है। ठीक है, अब ये बताइए उसको हाउस दिया कब गया, सर 1/4/2023 को, लेकिन उसने रहना कब से शुरू किया है, सर 1 नवंबर 2023। तो हमारे लिए मेन पार्ट क्या है, रहने वाला पार्ट, कि वो कब से रह रहा है, उस दिन से उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट काउंट की जाएगी, उस दिन से उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट को काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ये बताओ वो कहाँ जॉब करता है। सर क्या ये मैटर करता है वो जॉब कहाँ करता है? वेरी गुड, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसका मतलब बहुत सही ट्रैक पे जा रहे हो। ये मैटर ही नहीं करता कि वो जॉब कहाँ कर रहा है, मैटर ये करता है उसकी कि घर की सुविधा कहाँ पर दी गई है। उसको घर की सुविधा दी गई है मुंबई के अंदर, वो भी अनफर्निश्ड एकोमोडेशन है। अनफर्निश्ड समझते हो, उसमें कोई फर्नीचर जैसी सुविधाएं नहीं है, सिर्फ 4 दीवारी है, बाकी फर्नीचर वगैरह वो अपना खुद का लेकर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने उसे हाउस दिया तो वो भी कहाँ दिया, मुंबई। और मुंबई हम जानते हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये 4 क्या होते हैं हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी के केस में आपको याद है वो 50% होता था, 40 नहीं होता था। ठीक है, तो यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहता है। चलिए ठीक है, अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे क्या, RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। तो चलिए रेंट फ्री एकोमोडेशन की कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, RFA, रेंट फ्री एकोमोडेशन। सर आपने ये नहीं बताया या क्वेश्चन में ये नहीं गिवन है कि उसका जो घर है वो कौन सी पॉपुलेशन में। देखिए जब पॉपुलेशन गिवन होती है तो हम उसके अकॉर्डिंगली ले लेंगे, लाइक 7.5, 10 या 15। बट अगर पॉपुलेशन गिवन नहीं है तो हम हमेशा हायर वाला लेते हैं, याद रखना हमेशा। अगर पॉपुलेशन गिवन नहीं है तो हम हायर वाला लेते हैं, दैट इज 15% ऑफ सैलरी। कितना लेंगे बताइए, हायर वाला 15% ऑफ सैलरी, यानी जहाँ की पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है, हम वो वाला एज्यूम करते हैं। सर क्या हम कम वाला एज्यूम कर सकते हैं? दोस्तों मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि या तो आप अगर एज्यूम कर रहे हो तो फिर नीचे नोट देकर आना, वरना कोशिश करो कि क्यों फालतू में आप फंसना चाह रहे हो, को रिस्क ले रहे हो। आप बेहतर है कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बता रहे हैं वही आप काम करिए। वो बोलता है कि अगर कोई चीज़ साइलेंट है तो आप उसको हायर वाला ही ले, क्योंकि सरकार हमेशा कोशिश करती है हाई वैल्यू से परक्विजिट को टैक्स करना, इस वजह से। ठीक है, तो हम 15% ले लेते हैं। तो हमको ये समझ आ गया कि हमें रेंट फ्री एकोमोडेशन में लेना है 15% ऑफ सैलरी। कितना लेना है बताओ, 15% ऑफ सैलरी। और हम अच्छे से जानते हैं कि RFA के केस में जो सैलरी निकाली जाती है वो उसका फॉर्मूला अलग होता है। ध्यान से सुनना, RFA में सैलरी कैसे निकाली जाती है मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। बेसिक पे, DNS अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, कमीशन अगर परसेंटेज में है तो
प्लस ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस लीव सैलरी, बस इतनी चीज़ें ली जाती हैं और कोई परक्विजिट वगैरह की वैल्यू इसमें नहीं ली जाती है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं। तो एक काम करते हैं, अभी ना मेरी सैलरी की कैलकुलेशन लगभग इतने में आ जाएगी, तो यहाँ पर मैं स्टार डाल के सैलरी निकाल लेता हूँ। ठीक है, इस जगह पर मैं स्टार डाल के लिख लेता हूँ कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर रेंट फ्री एकोमोडेशन। जो मैं सैलरी निकाला हूँ वो किस पर्पज से निकाला हूँ, आरएफए की कैलकुलेशन की वजह से। तो उस केस में सैलरी का फॉर्मूला होता है बेसिक पे, डियरनेस अलाउंसेस का फॉर्मिंग वाला पार्ट, कमीशन परसेंटेज में, ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस लीव सैलरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें। आप बताइए बेसिक पे कितना है? सर बेसिक पे 72,000 रुपये, पूरे साल का लेते हैं याद रखना। अच्छा ओ बच गए, पूरे साल का नहीं लेते। सर क्या बोले आप, सुनो मेरी बात। अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर जो हम सैलरी लेने वाले हैं वो 15% लेंगे ना, सैलरी का 15% लेंगे आरएफए में, बट याद रहे कि हमें सिर्फ 5 महीने की कैलकुलेशन करनी है। यानी आरएफए लेंगे, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर 5 मंथ ओनली। सर क्यों ऐसा आपने लिखा? बिकॉज उसको आरएफए की सुविधा पूरे साल थोड़ी दी आपने। सर ये क्वेश्चन में तो लिखा हुआ था कि इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम 1/4/2023। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अलॉट कर दिया, अलॉट करना अलग चीज़ है और उसको यूज़ करना और वहाँ रहने लगने में बहुत फ़र्क होता है। एम्प्लॉई ने रहने की शुरुआत कब की थी? नवंबर में। तो उसका रियलिटी में आरएफए की जो कैलकुलेशन की जाएगी, जो उसको बेनिफिट काउंट किया जाएगा, वो नवंबर मंथ से काउंट किया जाएगा, यानी 5 मंथ्स के लिए। तो ये सारी कंप्यूटेशन हमारी 5 महीने के हिसाब से होगी। ये जो फॉर्मूला लिखा है ना, ये भी पूरा 5 महीने के ही हिसाब से कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, तो 5 महीने वाली ही हम यहाँ पर कैलकुलेशन को लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ फॉर 5 मंथ्स, 5 महीने के लिए। ठीक है, चलो अब हम बेसिक पे लेंगे, 5 महीने की। अगर 6,000 रुपए 1 महीने की, तो 5 महीने की कितने हो गए? 6 5 30, 30,000। ये लीजिए, बेसिक पे आ गया आपका 30,000। डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट, अब आप ये बताइए डीएनएस अलाउंस का फॉर्मिंग पार्ट कितना है? 30%। 2,000 का, 2,000 रुपए 1 महीने का, तो 30% कितना हुआ? 2 3 60, यानी 600, 600 रुपये हुआ। बट 600 रुपये 5 महीने के, यानी 6 5 30, 3,000। 6 5 30 यानी 3,000। ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस। अब यहाँ पर आप गलती मत कर बैठना कि आप अलाउंसेस में भी डिवाइड बाई 12 कर दो। ठीक है, वो सॉरी डिवाइड बाई 12 तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, डिवाइड बाई 12 करने की क्यों जरूरत है? चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी हम पूरा लेंगे। ये देखिए, ये अलाउंस कितना है? 2400, और ये अलाउंस कितना है? 6,000। देखिए, जब हम बेसिक पे और डीए की बात कर रहे हैं तो हम प्रोपोर्शनेटली कितने महीने का ले लेंगे? 5 महीने का। ठीक है, और जब हम इनकी कैलकुलेशन करेंगे ना, तो भी हम 5 महीने का ही लेंगे, क्योंकि जब सैलरी हमें 5 महीने की निकालनी है तो हर चीज़ 5 से ही तो की जाएगी। अब मुझे बताओ, 300 रुपए मिले थे, 100 रुपए आपका एग्जम्प्ट था, तो टैक्सेबल कितना हुआ? 200 रुपए। 200 रुपए इंटू 5 मंथ्स, 200 रुपए इंटू 5 मंथ्स कितना हुआ? सर 200 इंटू 5 हुआ आपका 1,000 रुपीज़। तो यहाँ पर हम 1,000 रुपीज़ लेंगे। इसके बाद जो हॉस्टल अलाउंस है वो 800 माइनस 300 था, तो ये कितना आया था? 500। 500 इंटू 5 फॉर 5 मंथ्स कितना आया? 2500। कितना है ये? 2,500 रुपीज़ आया। बस, बाकी लिव इन और कुछ तो है नहीं, तो हमने बेसिक पे। सर बोनस रह गया, बोनस नहीं लेना दोस्तों, बोनस नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ना कि ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंसेस के अंदर जो हमारे पास चीज़ें आती हैं, सैलरी की कंपटीशन करते हो क्या क्या चीज़ आती है? बेसिक पे, डी का फॉर्मिंग, कमीशन। यहाँ बोनस की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी, तो इन सबको हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करके हमारे पास आ जाएगा अराउंड ये 3,500, 6,500, 36,500। कितना रहेगा? 36,500 रुपये। तो अब हम यहाँ पर लेंगे 15% ऑफ 36,500। तो 36,500 का 15%, तो लीजिए भाई 36,500 का 15%, ये 5,475 आया। कितना आया? 5,475 आया। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमको हमारी क्या मिल जाएगी? ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी। अगर हम इन सबको ऐड कर देते हैं तो हमको हमारी ग्रॉस सैलरी मिल जाती है। तो चलिए ऐड करते हैं, 5,475, सॉरी ऊपर से करते हैं 72,000 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 2,400 प्लस 6,000
प्लस 5475, दिस इज 1,27,875। इसमें से माइनस हो जाएगा क्या, स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 क्लॉज 1A, दैट इज 50,000 रुपीज़, और माइनस करने के बाद हमें मिल जाएगी हमारी नेट सैलरी। माइनस करने के बाद मिल जाएगी हमारी नेट सैलरी, 50,000 माइनस करेंगे, दिस इज 77,875। ये हमारे पास आ गया नेट सैलरी। अब आप मुझे बताइए, आपको पॉइंट समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? तो अभी हम एक क्वेश्चन और करेंगे, आप इसको नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे, उससे और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को जल्दी से नोट कर लीजिए प्लीज़ आप लोग। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने पास अगले क्वेश्चन की। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया ना तो आपके मैक्सिमम कॉन्सेप्ट सैलरी चैप्टर के क्लियर होंगे, वादा है मेरा, कसम से, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आप सभी लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मिस राधा रानी जो है वो एक फाइनेंस मैनेजर है बीटा लिमिटेड में। द कंपनी हैज़ प्रोवाइडेड विद RFA इन दिल्ली। RFA मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन की सुविधा उन्हें दिल्ली में प्रोवाइड की गई है। उनका जो बेसिक पे है वो 10,000 रुपये पर मंथ है, DNS अलाउंस 3,000 रुपीज़ पर मंथ है, 50% पार्ट उसमें क्या है, फॉर्मिंग है। कमीशन 10% ऑफ टोटल टर्नओवर है। शी ऑक्यूपाइड द प्रॉपर्टी फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2023 अलॉन्ग विद टीवी। अच्छा भाई, उन्होंने पहले ही दिन से प्रॉपर्टी को ऑक्यूपाई कर लिया था, यानी पूरे 12 महीने ऑक्यूपाई किया। अच्छा, प्रॉपर्टी के साथ साथ उनको टीवी भी मिली है, मतलब फर्निश्ड हाउस मिला है, जिस टीवी की WDV वैल्यू 30,000 रुपये है और जो उसकी कॉस्ट है वो 90,000 रुपये है, यानी उसे खरीदा 90,000 में गया होगा। और साथ में 2 AC दिए गए और वो AC एम्प्लॉय ने खुद रेंट पर लेकर एम्प्लॉय को दिए हैं। और रेंट कितना पे कर रहा है एम्प्लॉयर, 400 रुपये पर मंथ पे कर रहा है, ठीक है, दोनों के ईच 400 रुपये दोनों के दे रहे हैं। However, Miss Radha Rani is required to pay a rent of ₹2,000 per month. इन सब की सुविधा लेने के बाद राधा रानी की साइड से सिर्फ 2,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं एज अ कंसेशन, ठीक है। तो 2,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं टू द कंपनी फॉर यूज ऑफ दिस फर्निश्ड एकोमोडेशन। आपको इसकी क्या बतानी है, नेट सैलरी, और जो टर्नओवर है वो आपको 10 लाख दे रखा है। कितना दे रखा है बताइए, 10 लाख रुपए का टर्नओवर दे रखा है। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अपने पास तो राधा रानी की कैलकुलेशन करिए, नेट सैलरी निकालनी राधा रानी की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट सैलरी ऑफ मिस राधा रानी फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24। कौन से प्रीवियस ईयर की बात हो रही है, प्रीवियस ईयर 23-24 की बात हो रही है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं और काम करते हुए चलेंगे। बेसिक पे कितना है, 10,000 रुपये पर मंथ। लीजिए भाई, बेसिक पे 10,000 रुपीज पर मंथ, 10,000 इंटू में 12, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1,20,000 रुपीज, 1,20,000। इसके बाद आपको क्या दे रखा है, DNS अलाउंस कितना, 3,000 रुपीज पर मंथ। लीजिए DNS अलाउंसेस कितना, 3,000 रुपए इंटू 12, दिस इज 36,000 रुपीज। इसके बाद और क्या है, कमीशन 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। चलिए भाई, कमीशन भी हमको दे रखा है, कितना है, 10% ऑफ टोटल टर्नओवर। तो 10/100 इंटू में टोटल टर्नओवर है आपकी 10 लाख, तो ये आपकी कितनी रहेगी, 1 लाख रुपीज़। ये वाला पार्ट कितना रहेगा आपका, 1 लाख रुपए। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि उसको एक प्रॉपर्टी मिली है, वो भी पहले दिन अप्रैल के, साथ में टीवी वगैरह भी मिली है। तो पहले एक काम करते हैं, हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करते हैं। और एक बात बताओ, अगर आपने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, इसको हाउस भी मिल रहा है, मतलब घर भी मिल रहा है, साथ में फर्नीचर वगैरह भी मिल रहा है, फर्नीचर नाम पर AC और टीवी 2 चीज़ें मिल रही हैं। तो क्या मैं इसको हाउस ना बोल के फर्निश्ड हाउस बोल सकता हूँ? यस सर, बिल्कुल आप बोल सकते हैं। क्या बोलो, फर्निश्ड हाउस। यस, फर्निश्ड हाउस मिल रहा है। दूसरी चीज़ कि एम्प्लॉय कुछ अमाउंट भी पे कर रहा है। जब कोई फर्निश्ड हाउस में आपका एम्प्लॉय कुछ पे करता है तो उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। क्या बोलते हैं उसे, वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। तो मैं यहां पर लिखूंगा
वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन, जिसको निकालने के लिए मैं यहाँ पर स्टार मार्क करूंगा। स्टार मार्क इसलिए करूंगा बिकॉज स्टार की कैलकुलेशन मैं नीचे करूंगा, ठीक है। तो एक बार करते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लो हमने स्टार मार्क कर दिया, यहाँ पर हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। मैंने शॉर्ट में लिखा है, समझ जाना आप लोग, ठीक है। चलो सबसे पहले ये बताओ ये पॉपुलेशन कौन सी है। सर हमें नहीं पता, तो हम क्या मानेंगे, हायर वाली मानेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर पहले लिखें वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन, ठीक है। कितना, 15% ऑफ सैलरी, 15% ऑफ सैलरी। अब हम यहां पर लेंगे सैलरी, यहां पर क्या लेंगे, सैलरी मीन्स व्हाट, बेसिक पे, डीए का फॉर्मेट, कमीशन परसेंटेज में, ऑल टाइप ऑफ टैक्सेबल अलाउंस और लीव सैलरी, ठीक है। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास बेसिक पे है 1,20,000 रुपए, हमारे पास डीए का फॉर्मिंग, अगर आपको पता हो डीए 50% फॉर्मिंग था, तो ये आपका आ जाएगा 18,000, ठीक है। 3,000 का 50% कितना होता है, 1,500, 15 से 12 यानी 18,000। और कमीशन परसेंटेज में, तो यस कमीशन परसेंटेज में है, दैट इज 1 लाख रुपीज़। अगर ये कमीशन पर मंथ में होता तो मैं इसको यहाँ कंसीडर नहीं करता। तो ये मेरी वैल्यू आ जाएगी 15% ऑफ किसका, अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 2,38,000, 2 लाख कितना, 38,000। तो निकाल लेते एक बार, 2,38,000 का 15%, 35,700, 35,700 रुपीज़। ये क्या आ गया हमारा, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ रेंट फ्री एकोमोडेशन आ गया, ठीक है। साथ में हमने इसको क्या दिया, फर्नीचर। तो अब हम क्या लिखें, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट ऑफ फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर नहीं, दो चीज़ें दी हैं, एक तो टीवी दिया है, टीवी की निकालेंगे, और दूसरा वैल्यू ऑफ परक्यूजिट निकालेंगे किसका, एसी का। और कितने यूनिट दिए एसी के, 2 यूनिट दिए। अच्छा मैंने आपको बताया था कि यदि एम्प्लॉयर जो है वो खुद किराए पर लेकर अगर वो सुविधा आपको दे रहा है तो जितना किराया उसने पे किया वो आपकी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट बन जाएगी। दूसरा मैंने बताया था हो सकता है एम्प्लॉयर की वो चीज़ अपनी हो, तो अगर उसकी अपनी है तो उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसका 10% हम ले लेंगे, क्या, वैल्यू ऑफ परक्यूजिट। अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस क्वेश्चन में जो टीवी है ना वो टीवी उसकी अपनी है, एम्प्लॉयर की अपनी है, जो उसने अपने एम्प्लॉय को दे दी। और टीवी को ओरिजिनली कितने में खरीदा गया था, 90,000 में, लेकिन आज उसकी WDV कितनी बची है, 30,000 रुपए। तो बताओ WDV का लूँगा 10% या ओरिजिनल कॉस्ट का। देखिए WDV मतलब होता है डैप वगैरह लगाने के बाद आज उसकी कीमत 30,000 है। दोस्तों हमें से कोई मतलब नहीं, हमें ओरिजिनल कॉस्ट से मतलब है। ओरिजिनल कॉस्ट 90,000 है, 90,000 का 10% कितना आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ 90,000 का 10%, दिस इज 9,000 रुपीज़, 9,000 आ जाएगा। और जो एसी है ना उसमें एक एसी को दोनों एसी को रेंट पर लिए हुए 400 रुपये प्रति माह एम्प्लॉयर पे कर रहा है। इसका मतलब जो रेंट पे कर रहा है एम्प्लॉयर उतना ही एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट मान लिया जाएगा और उतना ही पार्ट उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगा। तो 400 रुपये अगर एक एसी का है तो 2 एसी के कितने हुए, 800 रुपये। तो 800 × 12, 800 × 12, तो ये आपका आ जाएगा 9,600, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, अपने पास प्लस कर देंगे। तो ये वाला अमाउंट 35,700, ये वाला अमाउंट 9,000, ये वाला अमाउंट 9,600, ये सब हम ऐड कर देंगे तो ये आ गया 54,700 रुपीज। दिस इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ कंसेशनल रेंट एकोमोडेशन। बोलो समझ आई। तो यहां पर हम ऐड कर देंगे 54,700 रुपीज़। दोस्तों कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, ये आज की ही तो क्लास में हमने किया था 15%, 7.5 या 10। तो अब पॉपुलेशन नहीं देखी तो हम हायर वाला लेते हैं। फिर अगर उसने जो टीवी है वो उसकी अपनी है तो जो ओरिजिनल कॉस्ट होगा वो हम लेंगे, और अगर उसका जो एसी है वो रेंटेड है तो रेंट वाली वैल्यू लेंगे। तीनों वैल्यू को ऐड कर देंगे, हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। एक मिनट,
35,700 प्लस 9,000 प्लस 9,600, दिस इज 54,300। मैंने ना गलत कर लिया, दिस इज 54,300, दिस इज 54,300, ठीक है। अब उसमें हम ऐड करेंगे 1 लाख को, ऐड करेंगे 36,000 को, ऐड करेंगे 1,20,000 को, दिस इज 3,10,300, 3,10,300, ठीक है। ये हमारी क्या आ गई बताइए, ग्रॉस सैलरी, ये हमारी आ गई ग्रॉस सैलरी। इसमें माइनस करेंगे सेक्शन 16 क्लॉज 1A, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिडक्शन, कितना 50,000 रुपीज। अब जो हमारे पास बचेगा माइनस करके, दिस इज 2,60,300, 2,60,300, दिस इज योर नेट सैलरी, दिस इज योर नेट सैलरी। बोलो समझ आया? और मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस क्वेश्चन से आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि हमें करना क्या है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? पक्का? तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही रखें, इतना भी काफ़ी है, फिर बचे हुए परक्विजिट्स हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, अगर इसके नोट्स वगैरह आपको चाहिए, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स सारे PDF फाइल के फॉर्म में ऑलरेडी रेडीमेड है, सीधा जाके प्रिंट आउट निकालो, अपना काम आसान कर लो। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रोडक्ट्स अड्डा को ज्वाइन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे के सारे। उसमें ना देखो GST के, इनकम टैक्स के और फ्यूचर में अभी ऑडिट्स वगैरह के भी मैं नोट्स उसमें अपलोड करूँगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने सगे संबंधियों को भी बोल दो कि वो भी ज्वाइन कर ले। दूसरी चीज़ कि हमारे इसके अलावा और भी कई यूट्यूब चैनल्स हैं, आप उनको भी सब्सक्राइब कर लो, तो थोड़ा सा मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे ये वाले यूज़र्स और भी जगह पर अपने पास जुड़े हुए साथ में। तीसरी चीज़ कि हमारे पास हमारी अपनी मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है इकोनॉमिक्स ईजी है, जो आसानी से आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अंदर हमारे पास कई टाइप के कोर्सेस आते हैं जो हम यूट्यूब पर अपलोड नहीं कर सकते, वो सारे कोर्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो इतना सब कुछ करिए, बाकी फिर भी कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी नहीं करना आपको, तो कमेंट करना है, रिप्लाई मैं आपको जल्दी से जल्दी दे दूंगा, ठीक है। सो गाइज दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर सीरीज। सो गाइज इफ यू लाइक द वीडियो गिव अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नोटिफाई ऑल द टाइम व्हेन आई पोस्ट न्यू वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।